जय हिंद साथियों, मैं आमिर खान आज़ाद आप सभी के सामने उपस्थित हूँ आज एक मुद्दे को लेकर के, जिसको हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष यानी 75 ईयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसका विकास कैसे हुआ, उसका इतिहास कैसे था। जब आप देखते हैं कि सरकारें लोग अपने ऊपर घमंड करने लगती हैं और लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट निरंतर 75 सालों से किस तरह से कार्य कर रहा है और उसकी संवैधानिक स्थितियाँ क्या क्या हैं, उन सभी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में आप बने रहें। आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारियाँ इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी। सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट का विकास क्रम कैसे रहा है। जब विकास क्रम की साथियों हम बात करते हैं तो विकास क्रम में उपस्थित ये भी होता है, हमें ये बाकायदा समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का विकास कैसे हुआ। जो भारत में सुप्रीम कोर्ट का विकास हुआ है वो भारत में सुप्रीम कोर्ट का विकास का क्रम है 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट। जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1774 का, उसको सबसे हम पहले देखेंगे। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उस सन में 1774 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें 17 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके बाद मद्रास में 1800 में और बॉम्बे में 1823 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट का इतिहास शुरू होता है। उसके बाद इंडिया हाई कोर्ट्स एक्ट जो आया था 1861 में, जो पहले 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके द्वारा एक कलकत्ता में स्थापना की गई। उसके बाद फिर दो अलग अलग न्यायालय स्थापित किए गए। फिर आता है इंडिया हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। इसको इम्पॉर्टेंट है, ये याद करके रखिए। अलग अलग प्रांतों के लिए उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। जितने भी अलग अलग प्रांत थे उनमें सब में उच्च न्यायालयों की स्थापना कर दी गई। उसके बाद तीनों सुप्रीम कोर्ट को समाप्त कर दिया गया। किन तीन सुप्रीम कोर्ट को? जो 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट में बनाए गए थे, उन तीनों कोर्टों को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आ जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या होता है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई या उच्च न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपील की सुनवाई करता है। उसके बाद आता है भारत का संविधान। भारत का संविधान कहता है कि भारत का संविधान 28 जनवरी 1950 को भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस तरह से सारा जो सुप्रीम कोर्ट का एक इतिहास था, 1774 में 3 कोर्ट बने, उनको भी समाप्त करके 1861 में हाई कोर्ट बनाए गए सभी राज्यों में और 3 सुप्रीम कोर्टों को जो समाप्त कर दिया गया। उसके बाद भारत का शासन अधिनियम आया 1935, उसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, उच्च न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ सुनवाई करता था जो। उसके बाद भारत का संविधान जब बनता है 18 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। अब ये बात हो गई कि स्थापना क्यों की गई और कब कैसे इसका ऐतिहासिक परिदृश्य रहा। उसमें हम समझने की अब ये भी कोशिश करेंगे कि आखिर इस समय पर ये वर्तमान में सुर्खियों में ये मुद्दा क्यों आया। वर्तमान में सुर्खियों का मुद्दा यही रहा कि प्रधानमंत्री ने 28 जनवरी को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सभागार में सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया था। जो सुप्रीम कोर्ट के 28 जनवरी को मनाई गई उसका उद्घाटन किया। इसके अन्य संबंधित तथ्य क्या हैं? इसमें जो अन्य संबंधित तथ्य हैं कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रौद्योगिकी से संबंधित निम्नलिखित शुरुआतें की। जो प्रौद्योगिकी से संबंधित होंगी वो कई सारे शुरुआतें की गई। वो किस आधार पे हैं कि डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स होंगी या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देश के आम नागरिकों तक निःशुल्क एवं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराएगा। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट्स हैं इनको हर नागरिक तक अवेलेबल कराया जाएगा और निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक रूप से, जैसे डिजिटल इंडिया की बात की गई उस रूप से। आपके फ़ोनों में चैनल जो बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो आप देख सकते हैं कि किस कानूनी कार्रवाई हुई, किस में क्या फैसला, वो सारी चीज़ें लाइव चलाई जाती हैं, वीडियोस पड़ी होती हैं। ये शुरुआत की गई। ये नागरिकों के प्रति जवाबदेहिता के किस तरह से हमारा कार्य होता है वो नागरिकों को समझना चाहिए। दूसरा क्या हुआ, डिजिटल कोर्ट्स 2.0 या एप्लीकेशन ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई है। एक नई पहल है। इसके तहत जिला न्यायालय के जजों को कोर्ट के रिटायर्ड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के उपलब्ध कराए जाएंगे। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट 2013 में शुरू किया गया था। ये जो ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट है ये 2013 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत की अदालती प्रणाली को डिजिटल बनाकर और न्याय तक पहुंच में सुधार करके इस प्रणाली को आधुनिक बनाना है, जिसकी हमने बात की कि 2013 में शुरू हुआ था कि सभी न्यायालयों को डिजिटल फॉर्मेट में लेकर के आना ताकि सभी नागरिक इस बात को समझ सकें कैसे यहाँ पर कार्रवाई होती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट बनाई जाएगी। नई वेबसाइट अंग्रेजी और हिंदी, ये इंपॉर्टेंट, नई वेबसाइट जो होगी वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में होगी। साथ ही इसे उपयोगिताकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के साथ फिर से डिजाइन किया जाएगा। मतलब कि
उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि जो आम लोग हैं, जो आम समझ रखते हैं, वो भी इस चीज़ को समझ सकें, और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसका अनुकरण किया जाएगा। उसके बाद हम ये देख लेंगे कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों पर एक नज़र डाल लेंगे कि जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंध है उसमें क्या हस्तक्षेप होते हैं, किस आधार पर चीज़ें बनती हैं। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 50, ये ध्यान रखें कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। जो राज्य है वो कदम उठा सकता है कार्यपालिका को अलग करने के लिए। हालांकि संविधान के लागू होने के बाद न्यायपालिका और कार्यपालिका द्वारा एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रों के अतिक्रमण के कारण इनके बीच संघर्ष देखा गया है। उसके बाद आता है 1947 से 1964, ये जो कार्यकाल होता है इनको हम खंडों में बांट करके देख लेंगे ताकि इसको समझने में आसानी रहे आपको भी। ये जो शुरुआत कैसे हुई 1947 से 64 के बीच, इनमें कैसे कैसे टकराव हुए, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका यानी संसद और न्यायपालिका मानी सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट। संविधान के मुद्दे पर टकराव शुरू हो गया 1947 से 64 के बीच में ही सबसे पहला टकराव हुआ संविधान के मुद्दे पर। वो कैसे हुआ इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि कामेश्वर, इसको हम आपके सामने थोड़ा सा कर दें ताकि आपको पूरी दिखे वीडियो। शुरुआत होगी कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य विवाद। इस विवाद के कारण केंद्र सरकार पहला संविधान संशोधन लेकर आई और संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। जो पहला संविधान संशोधन था उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य के बाद में ये शुरू हुआ था। राजनीतिक वर्ग यानी कार्यपालिका ने संविधान में संशोधन के माध्यम से अपना वर्चस्व कायम कर लिया। जब शुरुआती दौर जो था कार्यपालिका ने यानी देश की संसद ने संविधान के संशोधन करके अपना वर्चस्व बना लिया। फिर आता है 1965 से 93 का दौर। साथियों, जब इसको आप तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब 1965 से 1993 के बीच में क्या क्या हस्तक्षेप हुए कार्यपालिका और न्यायपालिका में, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। संविधान में बार बार संशोधन करने के कारण सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना पड़ा। यानी जो कार्यपालिका थी वो बार बार संविधान में संशोधन कर रही थी अपनी चीज़ों को सामने रखने के लिए, तो फिर न्यायपालिका को इसमें यानी सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। क्या हस्तक्षेप हुआ? गोलकनाथ वाद, केशवानंद भारती वाद आदि ने सुप्रीम कोर्ट का प्रभुत्व स्थापित कर दिया। आप कहेंगे कि देश में सुप्रीम कोर्ट का प्रभुत्व कब स्थापित हुआ? गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला था, उसने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। हालांकि सरकार ने 24वां और 25वां संविधान संशोधन अधिनियम ला करके पारित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित कर दिया। यानी कि 24वां और 25वां संविधान संशोधन फिर हो गया और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को फिर छोटा कर दिया गया। लेकिन एडीएम जबलपुर वाद और मिनर्वा मिल्स मामला, ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनर्वा मिल्स मामला, इसको याद रखिए, 1980 ने पुनः सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता स्थापित कर दी। जो मिनर्वा मिल्स मामला हुआ था उसमें संविधान के मूलभूत ढांचे की बात कर दी गई थी, जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट उनसे ऊपर होगा कार्यपालिका से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उन चीज़ों को जब नज़र रखेगा तो सारी चीज़ें आपके सामने उपस्थित होंगी। अब तीसरे टर्म को हम बांट के देखते हैं कि 1993 से 2018 के बीच में क्या क्या चीज़ें हुई। 3 जजेस केस ने न्यायपालिका का न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि बना दिया और केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए एनजेएसी कानून लाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया गया। इस तरह से टकराव आपने देखा कि कैसे टकरावों को हमने बांट करके देख लिया। सबसे पहले 1747 से 64 तक संपत्ति के अधिकार पर जो केशवानंद मामला हुआ, पहला संविधान संशोधन हुआ, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर 1965 से 93 के बीच कोर्ट का हस्तक्षेप उसमें हो गया। गोलकनाथ केशवानंद भारती मामला हो गया। 24वां 25वां संविधान संशोधन फिर हुआ। उसके बाद मिनर्वा मिल्स मामला विवाद हुआ तो उसमें 1980 में सुप्रीम कोर्ट फिर से सर्वोच्च हो गया। फिर 1993 से 18 तक क्या क्या चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको और हमें ये भी समझना होगा कि आखिर संविधान ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों को हम देख सकते हैं, इसको भी हमें देखना होगा। तो इसके शुरुआत हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, क्योंकि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों पे हम सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार क्या कहते हैं। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश यानी CJI होगा। अन्य न्यायाधीशों की संख्या 7 से कम नहीं होनी चाहिए।
जब तक कि संसद कानून के माध्यम से इसकी संख्या निर्धारित ना कर दे। अब क्या है कि 124 के अनुसार भारत में कहा गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और ये जो सुप्रीम कोर्ट होगा साथियों, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 कम से कम अन्य न्यायाधीश होंगे। इससे कम नहीं होंगे, इससे ज़्यादा हो सकते हैं जब संसद इसमें कानून के माध्यम से इसकी संख्या निर्धारित कर दे। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 33 और अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। यदि आपसे सवाल पूछा जाता है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने मुख्य न्यायाधीश हैं, तो 34 न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है। संवैधानिक प्रावधान क्या है? संवैधानिक प्रावधान कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। जो संविधान है हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अनुच्छेद 124 जो आर्टिकल 124 और 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का इसमें वर्णन किया गया है। अब आप देखेंगे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की विशेषताएं क्या क्या हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये महत्वपूर्ण भी उन मामलों में हो जाता है कि किस तरह से हम चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे, इसको हम एक मुद्दा बना करके चलेंगे। जो मुख्य विशेषताएं हैं इसकी, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। उनमें सबसे पहले क्या आ जाता है कि अपील उच्चतम न्यायालय, इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं कि अपील का उच्चतम न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो क्या होगा? अपील का उच्चतम न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट का भारत का पहला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अपील न्यायालय है। इसे भारत का शीर्ष न्यायालय तथा यहाँ के न्याय का अंतिम उपाय भी कहा जाता है। भारत के नागरिक संबंधित हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ले लेते हैं। ये कहा जाता है कि जो अपील का न्यायालय, ये उच्चतम न्यायालय सबसे ऊपर यही है। अगर कोई भी नागरिक अपने न्याय से संतुष्ट नहीं है, अगर हाईकोर्ट के न्याय से संतुष्ट नहीं है, तो वो लास्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में शरण ले सकता है अपने मुद्दे को लेकर के। अब वहीं पर आप देखेंगे कि सलाहकारी क्षेत्र अधिकार, जो सलाहकारी क्षेत्र अधिकार है, इसका है संविधान के अनुच्छेद 143 में कहा गया है। क्या कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति कानून से संबंधित प्रश्न और लोक महत्व के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की सलाह मांग सकता है। उसके बाद आता है संघीय विवादों का न्याय निर्णय करना। अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट संघ और राज्य के मामलों में राज्य के अलग अलग राज्यों के बीच विवादों का समाधान करता है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो अलग अलग राज्यों के विवादों का समाधान करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 131 के तहत। उसके बाद आ जाता है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा की आप बात करेंगे, न्यायिक समीक्षा में क्या क्या आता है इसको हम समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग कानूनों और कार्यपालिकाओं के कार्यों की समीक्षा करता है कि वे संविधान के अनुसार हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये न्यायिक समीक्षा करता है कि जो भी कार्यपालिका के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं वो संवैधानिक है या नहीं है। जैसे अभी आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून, यह अधिनियम या जो बिल है यह संवैधानिक नहीं है, तो इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करके समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट की ताकत को समझ सकते हैं, यही न्यायिक समीक्षा कहलाती है। अब मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो अनुच्छेद 132 के तहत आता है उसको किस आधार पर देखेंगे। अनुच्छेद 132 के तहत कोर्ट रिट तथा आदेश जारी करके नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। जो रिट जारी करके कोर्ट अधिकारों की मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। उसके बाद आता है जनहित याचिका। साथियों इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखना और समझना भी है कि जनहित याचिका क्या होती है। इससे कोर्ट हमारा किस तरह से एक्टिव हो जाता है। कोर्ट स्वयं या लोकहित के मामलों की सुनवाई कर सकता है। कोर्ट जो होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा, लोकहित के मामलों की स्वयं कार्रवाई कर सकता है। कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट स्वयं भी कार्रवाई करता है, स्वतः संज्ञान के मामले में कोई मामलों की सुनवाई कर सकता है। यदि कोर्ट देखता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है, देश में कहीं पर गलत तरीके से कार्य किया जा रहा है, जैसे आपने देखा कई जगह पर बुलडोजर चलाए गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह असंवैधानिक है, इस तरह से किसी के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता, उनको पर रोक लगा दी। तो वही जनहित याचिका के द्वारा भी आप उसमें एक्शन करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी ताकत है कि वो जब चाहे तो इन पर निर्णय ले सकती है और न्यायिक समीक्षा कर सकती है। अब इसके बाद हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। अभी तक तो आपने देख लिया कि ये शक्तियाँ हैं, ये विशेषाधिकार हैं, लेकिन हम जब किसी भी चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, तो हमें चुनौतियों को भी समझना चाहिए। जब हम उसकी चुनौतियों को समझते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि किस आधार पर कहाँ पर सही चीज़ें की जा सकती हैं। सबसे पहली चुनौती क्या आती है कि जो मामले हैं
वो मामलों में जो बहुत अधिक लंबित मामले हो गए हैं। 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो केवल सुप्रीम कोर्ट में 80,439 मामलों से ज़्यादा अधिक मामले लंबित पड़े हुए हैं। दूसरा क्या है, न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम, इसकी भी ये जो आलोचना होती है, जो चुनौती ये सामने आती है, या बहस नीति निर्धारण तथा शासन व्यवस्था में कार्यपालिका की उचित भूमिका के इर्द गिर्द केंद्रित है। ये अंकल एज सिंड्रोम, ये जो अंकल एज सिंड्रोम है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे किस आधार पर ये चुनौती हमें स्वीकार होती है। कि विधि आयोग की 230वीं रिपोर्ट, इसको याद कीजिए कि विधि आयोग की 230वीं रिपोर्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में संभावित पक्षपात के बारे में चिंता प्रकट की गई है। इसमें न्यायिक प्रणाली को निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रभावित हो रही है। जो कहा गया है कि इसमें जो 230वीं रिपोर्ट आई है विधि आयोग की, वो कह रहा है कि जो न्यायाधीश सेलेक्ट किए जा रहे हैं, इनमें संभावित पक्षपात किया जा रहा है, फेवरिज्म किया जा रहा है। लोगों को, जैसे कहते हैं ना कि लोगों को समर्थन दिया जा रहा है, कुछ लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इस मामले में भी न्यायपालिका को एक निष्पक्ष और पारदर्शिता संभावित प्रभावित करती है कि इस निष्पक्ष क्या सच में है, पारदर्शिता क्या सच में है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, अगर इस तरह की चीज़ें घटित हो रही हैं। जैसे आपने बॉलीवुड में भी देखा कि कैसे कहते हैं कि जैसे राजनीति में कहते हैं कि एक ही परिवार के लोग आते चले जा रहे हैं, जैसे बॉलीवुड में मूवियों में कहते हैं कि एक ही लोग आते चले जा रहे हैं, एक ही समुदाय के लोग आते चले जा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें अगर बढ़ती हैं तो वहाँ पर निष्पक्षता, पारदर्शिता प्रभावित होने लगती है। उस पर हमें और हमारी सरकार को कार्य करना चाहिए, न्यायपालिका को कार्य करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को कार्य करना चाहिए कि लोगों के मन में ये सवाल उत्पन्न ना हो। उसके बाद क्या आता है, न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच संघर्ष जो है, क्योंकि आपने देखा कि इसको भी चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बढ़ता विवाद, बढ़ता टकराव भी एक प्रमुख चुनौती है। न्यायिक समीक्षा में देरी का न्याय का अधिकारणवाद, कोविड-19 के दौरान कार्यपालिका की सार्वजनिक आलोचना आदि न्यायपालिका के कार्यपालिका के बीच मौजूद मतभेद को प्रकट करता है। आगे आ जाता है न्याय का अधिकारणवाद। जो न्याय का अधिकारणवाद है, ये भी एक प्रकार की चुनौती है सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसमें क्या होगा कि अधिकरणों का गठन करके नियमित न्यायालयों की शक्तियों का कम करना। जो अधिकरणों का गठन करके नियमित न्यायालय हैं, उनकी शक्तियों को कम करना है। उसके बाद क्या है कि जनता की धारणा और विश्वास किस आधार पे हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के प्रति जनता बहुत धारणा सकारात्मक नहीं है। जो जनता की धारणा है वो बहुत सकारात्मक नहीं है, क्योंकि पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए, और न्यायिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दे पर न्यायपालिका को एकदम अपनी जो राय है उसको स्पष्ट रखना चाहिए और लोगों के सामने एकदम साधारण भाषा में उसको रखना चाहिए, ताकि आम से आम नागरिक उस बात को समझ सके। अभी तक हमने देख लिया कि क्या चुनौतियाँ थीं, क्या विशेषताएँ थीं। हमारे जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिए गए हैं, जो ताकत दी गई हैं, वो किन किन अनुच्छेदों में थे, उनको हमने समझने की कोशिश की। लेकिन इन सब में ये भी महत्वपूर्ण है कि हमको ये भी समझना होगा कि आखिर चुनौतियाँ क्या क्या हैं, क्योंकि अगर यदि आप चुनौतियों को नहीं समझेंगे तो आगे फिर दिक्कतें होंगी। तो आगे की राह क्या होनी चाहिए, चुनौतियों का मतलब आगे की राह क्या है। केस प्रबंधन और तकनीकी पर हमें जोर देना चाहिए। जो केस प्रबंधन है और तकनीकी, उस पर हमें जोर देना चाहिए। न्यायिक सुधार की जो है उसको हमें देखना चाहिए और उसको नियंत्रित तरीके से लाना चाहिए। पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना चाहिए। न्यायपालिका को जवाबदेह होना चाहिए और आसान भाषा में लोगों के पास अवेलेबल होना चाहिए। और क्या आगे की राय हो सकती है कि न्यायिक समीक्षा स्वतंत्रता को मजबूत बनाना चाहिए। जो न्यायिक स्वतंत्रता है उसको और भी अधिक मजबूत बनाना चाहिए। साथियों, इस वीडियो में हमने समझ लिया कि सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत कैसे हुई, भारत के सुप्रीम कोर्ट का विकास क्रम क्या था, इसे देख लिया, और ये सुर्खियों में क्यों रहा, और संविधान का 75 साल जिस तरह से चलता रहा सुप्रीम कोर्ट, उसकी क्या रूपरेखा रही, और संविधान में अनुच्छेदों के अनुसार उसको क्या ताकत दी गई है, उसको हम समझने की कोशिश की। और ये भी देखा कि इनमें विवाद क्या क्या हुए, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विवाद किन किन चीज़ों में हुए, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो अनुच्छेद 124 के अनुसार कहा गया है और अनुच्छेद 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट की क्या शक्तियाँ दी गई हैं, क्या क्षेत्राधिकार दिए गए हैं, उनको हमने समझने की कोशिश की। और सुप्रीम कोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, जो सलाहकारी क्षेत्र है, न्यायिक समीक्षा है, मौलिक अधिकार का संरक्षण है, रेड करने के आदेश जारी करने का आदेश है, और जनहित याचिका है, न्यायिक समीक्षा है, सलाहकारी क्षेत्र है, इन चीज़ों को हमने समझ लिया।
चुनौतियों को भी हमने समझ लिया कि लंबित मामले किस तरह से उनको हमें कम करना चाहिए और न्यायपालिका कार्यपालिका में जो संघर्ष है उसको समाप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए, और जो आगे की राह है किस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट को आगे और बेहतर तरीके से चला सकते हैं ताकि वो जनमानस के बीच में अपनी संप्रभुता को बना करके रखे और सारी चीज़ों को निर्देशित कर सके। साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वीडियोस, इसको अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के टॉपिक हम एक्सप्लेन करके आपके सामने प्रस्तुत करते रहें तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा कीजिए। मैं आमिर खान आज़ाद, जय हिंद, जय भारत।